हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। एक बार पुनः सभी साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण भाग प्रतिभूति बाजार एवं उद्योग पर, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जो है रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है। जैसे इस टॉपिक में अगर हम बात करें, जैसे सेबी हो गया या सीडो हो गया या केयर हो गया या इकरा हो गया या बीएससी हो गया, तो इन ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं या निकल के आ सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण भाग से। ठीक है, प्रतिभूति बाजार एवं उद्योग से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके थ्योरी पोर्शन पर और इसके बाद से जुड़े हुए एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों पर, ताकि दोनों चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाए और ये समझ भी एक विस्तृत जो है आपकी डेवलप हो जाए कि इनसे जुड़े क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और इन क्वेश्चंस का, उन प्रश्नों का क्या लेवल हो सकता है। तो चलिए पहले हम थ्योरी वाले पोर्शन को देखते हैं। तो थ्योरी की अगर हम बात करें तो पहले दिया है प्रतिभूति। ठीक है, प्रतिभूति, तो प्रतिभूति का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रतिभूति जो होता है ये एक वित्तीय साधन है जो सार्वजनिक रूप से जो है व्यापार निगम, जिसे स्टॉक बोलते हैं, में स्वामित्व की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। सिंपल सा है, कह रहा है जो प्रतिभूति है वो क्या है, एक वित्तीय संसाधन है या वित्तीय जो है साधन है। पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि सार्वजनिक रूप से ये जो है व्यापार निगम या स्टॉक में स्वामित्व की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। सिंपल सा, ये स्टॉक में किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये स्वामित्व का जो है प्रतिनिधित्व करती है प्रतिभूति। ठीक है, इसके बाद यह एक विनिमय का एक वित्तीय साधन है जो कुछ वित्तीय मूल्यों को प्रतिनिधित्व जो है करती है। प्रतिभूति जो है इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो प्रतिभूति होती है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है प्रतिभूति को। देखते हैं इसके 2 भाग या 2 पार्ट्स या 2 भाग कौन कौन से। पहला जो है आपका ऋण प्रतिभूति है। पहला जो है क्या है, ऋण प्रतिभूतियां हैं। इसमें क्या होता है, तो ये ऋण प्रतिभूतियां जो है इस धन को दर्शाती हैं जो कि उधार लिया गया हो और राशि तथा ब्याज को निम्न शर्तों पर चुकाया जाना चाहिए। इसको जो है ये ऋण प्रतिभूतियां जो है परिभाषित करती हैं। इसमें जो है सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड जो है शामिल होते हैं। इसमें सरकारी बॉन्ड एंड कॉरपोरेट बॉन्ड जो है शामिल होते हैं ऋण प्रतिभूतियां में। और ऋण जो प्रतिभूतियां हैं ये प्रतिभूति के 2 पार्ट हैं। ठीक है, पहला है हमारा ऋण प्रतिभूतियां और दूसरा देखते हैं ये गाइस, दूसरा है हमारा शेयर। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा है हमारा शेयर। ये प्रतिभूतियों के 2 प्रकार है, 2 टाइप हैं। शेयर प्रतिभूति में क्या होता है, आमतौर पर देखेंगे लाभांश के रूप में स्थिर जो आय होती है ये प्रदान करते हैं हमारे शेयर। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए जो आर्थिक चक्र होता है उसमें उतार चढ़ाव के कारण इसके बाजार में मूल्य जो होता है या इसके बाजार मूल्यों में काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है या हो सकता है। ठीक है, शेयर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। शेयर के भी अब 2 प्रकार हो गए, 2 टाइप हो गए। आगे देखते हैं कौन कौन से 2 टाइप हैं। पहला जो टाइप है शेयर का वो है हमारा समता अंश पत्र, जिसे बोलते हैं इक्विटी शेयर। ठीक है, का नंबर ये है समता अंश पत्र, जिसे इक्विटी शेयर बोलते हैं। इक्विटी शेयर धारक कंपनी के शेयर धारक के स्वामित्व अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी के साधारण शेयर हैं। सिंपल सा है, ये कंपनी के साधारण शेयर हैं और ये कह रहा है इक्विटी शेयर जो धारक होते हैं ये कंपनी शेयर धारक के स्वामित्व अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, या कह सकते हैं कंपनी के ये साधारण जो है शेयर होल्डर होते हैं। और इक्विटी शेयर धारक जो है वोट देने का अधिकार रखते हैं। जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं वो किसका अधिकार रखते हैं, वोट देने का अधिकार रखते हैं। और इक्विटी शेयर धारकों को लाभांश भी मिलता है। ठीक है, पहली बात तो है ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कंपनी के साधारण शेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके बाद जो है ये वोट देने का अधिकार भी रखते हैं। और इसके बाद जो है धारकों को या इक्विटी शेयर धारकों को लाभांश भी जो है इनको मिलता है। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा बी या खा, वो है अधिमान अंशपत्र। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यह वह अंशपत्र होते हैं जो लाभांश के भुगतान और पूंजी के पुनर्भुगतान की अवस्था में तरजीही अधिकार रखते हैं। सिंपल सी 2 बातें यहाँ ध्यान रखनी है। अधिमान अंशपत्र वो होता है जिसे प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। ये अंशपत्र होते हैं एक प्रकार से जो लाभांश के भुगतान और पूंजी के पुनर्भुगतान की अवस्था में जो है यह अधिकार रखते हैं। सिंपल सा, पूंजी के पुनर्भुगतान की और भुगतान की जो है ये लाभांश का जो है पूरा तरजीही अधिकार रखते हैं। ठीक है, अधिमान अंशपत्र जो होते हैं ये धारक वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर आता है एक टॉपिक है इसी से, प्रतिभूति बाजार एवं उद्योग से जुड़ा हुआ बाजार। ठीक है, या जिसमें हम पूंजी बाजार को शामिल कर सकते हैं। तो पूंजी बाजार जो है या पूंजी बाजार में क्या होता है, तो यह ऐसा दीर्घकालिक बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है तथा उनका व्यापार किया जाता है। ठीक है, यह वह बाजार होता है जहाँ पे दीर्घकालिक बिक्री योग्य
प्रतिभूतियों को जो है जारी किया जाता है तथा उनका जो व्यापार किया जाता है उसे पूंजी बाजार या दीर्घकालिक बाजार के रूप में जाना जाता है। और ये पूंजी बाजार या इसको और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, दीर्घकालिक बाजार, ठीक है, दीर्घकालिक जो है बाजार के रूप में जाना जा सकता है। यहाँ जो है 1 वर्ष से अधिक की अवधि की परिपक्वता वाले उपकरणों का व्यापार किया जाता है। मतलब 1 वर्ष से जो अधिक परिपक्वता वाले उपकरण होते हैं उनका जो है पूंजी बाजार में क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी में देखते हैं इसके जो है पूंजी जो बाजार है, आमतौर पर जो पूंजी बाजार है ये 2 भागों में विभक्त है या 2 भागों में पूंजी बाजार को विभक्त किया जाता है। पहला है प्राथमिक बाजार जो प्राइमरी मार्केट जिसे बोलते हैं, वहाँ बाजार या वह बाजार जहाँ नए शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए जनता के समक्ष रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक रूप से जो है या प्राथमिक जो है बाजार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सिंपल सा है, शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए जनता के समक्ष जो है रखा जाता है, बिक्री के लिए जनता के, प्राथमिक बाजार जनता के समक्ष रखा जाता है किनको, शेयर और प्रतिभूतियों को, ये ध्यान रखना है, ठीक, प्रतिभूतियों और शेयरों को जनता के समक्ष रखा जाता है, वही जो है प्राथमिक बाजार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इसी में दूसरा इसका पार्ट जो है, दूसरा है द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी जो मार्केट होती है, सेकेंडरी जो मार्केट है इसमें क्या है, इसमें एक बाजार जहां मौजूदा शेयर और प्रतिभूतियां जो एक मान्यता प्राप्त स्टॉक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, व्यापार के लिए उपलब्ध है, उसे द्वितीयक बाजार के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा है, जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इसमें जो है ये द्वितीयक बाजार जो होते हैं क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं या सूचीबद्ध होते हैं और फिर जो है इनके लिए व्यापार के लिए ये उपलब्ध होते हैं और इन्हें ही जो है द्वितीयक रूप में जाना जाता है या द्वितीयक बाजार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पूंजी बाजार 2 प्रकार से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा गया है एग्जाम में। जो स्टॉक एक्सचेंज है पहले इसको समझते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज है ये जो है स्टॉक, इसके बाद शेयर, प्रतिभूतियां, बॉन्ड और ऋण पत्र आदि की खरीदी और बिक्री का बाजार है। पहली बात तो है, ध्यान रखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है ये स्टॉक का है, दूसरा है शेयर का है, तीसरा प्रतिभूतियां, फिर है बॉन्ड, चाहे वो सरकारी बॉन्ड हो या कोई किसी कंपनी का बॉन्ड, और फिर है ऋण पत्र। ठीक है, इनकी जो खरीदी है या खरीदारी है और इनकी जो बिक्री है, इन्हीं का जो है बाजार होता है। इससे मौजूदा प्रतिभूतियों की बाजार में क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है, जिससे आम जनता के लिए सरल तरीके से जो प्रतिभूतियां हैं को खरीदने के और बेचने में जो है इन्हें सहायता मिलती है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें देखते हैं। पहला जो पॉइंट है, आधुनिक विश्व का पहला शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम, ध्यान रखिएगा नाम, वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था और एम्स्टर्डम कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। ठीक है, ये मॉडर्न विश्व का या मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसका पहला शेयर बाजार था, ध्यान रखिएगा, 1602 में स्थापित किया गया था। इसके बाद है जो दूसरा पॉइंट है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बोलते हैं BSE। ठीक है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। क्वेश्चन बन सकता है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन था, तो ध्यान रखिएगा BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो 1875 में BSE की स्थापना जो है की गई थी और यह देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसे प्रतिभूति संविदा, जिसे विनिमय भी बोलते हैं, अधिनियम 1956 के तहत तो स्थायी मान्यता दी गई थी। ठीक है, प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 के तहत जो है BSE को जो है क्या दिया गया था, स्थायी या परमानेंट जो है मान्यता दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी में अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड, सेबी जिसे बोलते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है इसकी स्थापना को लेकर आ गया है और इसके तहत जो है कई वैधानिक शक्तियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ पे या जिस एग्जाम में इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिया होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी जिसे के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और ये सेबी अधिनियम 1992 के तहत जो है 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियाँ इन्हें दी गई थी। भारत में शेयर बाजार का विनियामक सेबी है और इसे जो है ध्यान रखिए किस नाम से जानते हैं, इसे जो है वॉच डॉग ऑफ शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। किसको, सेबी को। ठीक है, वॉच डॉग फॉर शेयर मार्केट भी कहा जाता है या इसके नाम से जानते हैं।
और इसके बाद है शेयर बाजार में जो है, शेयर बाजार में अत्यधिक अटकलों और स्थिरता को रोकने के लिए सेबी ने 2 जुलाई 2001 को रोलिंग भुगतान पद्धति को पेश किया, जिसके तहत जो है हर दिन भुगतान किया जा सकता है। तो रोलिंग भुगतान पद्धति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये सेबी ने इसे जारी किया था, ठीक है, इस पद्धति को पेश किया था और ये पद्धति जो है शेयर बाजारों से संबंधित है। किससे, शेयर बाजारों से जो है ये पद्धति संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI, ठीक है, ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी और ये जो है छोटी कंपनियों के लिए भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक, जो छोटी कंपनियां हैं उनके लिए भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही यह भारत में पहला स्क्रीन आधारित राष्ट्रव्यापी जो है स्टॉक एक्सचेंज है। तो पहला जो है स्क्रीन आधारित राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज कौन था या कौन है, तो ध्यान रखिएगा OTCEI है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके कुछ पॉइंट हैं, ये ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और दूसरा है इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को की गई थी। तीसरा जो है इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई में है या बॉम्बे में है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंसेक्स, जो है सेंसेक्स जिसे बोलते हैं संवेदी सूचकांक, ठीक है, ये BSE का सूचकांक है जो कि शीर्ष 30 कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाता है। सेंसेक्स जो है जो शीर्ष 30 कंपनियां होंगी उनके जो शेयर होते हैं उनके जो है मूल्यों को जो है ये दर्शाता है, या परिवर्तन जो होते हैं जो चेंजेस आते हैं उनको ये दर्शाता है सेंसेक्स, जिसे संवेदी सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये BSE का जो है सूचकांक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है हमारा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक जो एक्सचेंज है इसकी स्थापना वर्ष ध्यान रखिएगा 1992 में हुई थी और किस समिति के सिफारिशों पर, तो ध्यान रखिएगा फेरवानी समिति के सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और निफ्टी शीर्ष 50 कंपनियों के शेयरों के मूल्यों के उतार चढ़ाव या परिवर्तन को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा निफ्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कितनी कंपनियों के शेयरों को या शेयरों के मूल्यों के उतार चढ़ाव को चढ़ाता है। ध्यान रखिए 50 कंपनियों को जो है ये सबसे जो हाईएस्ट कंपनी रहेंगी 50 उनके जो है शेयर को या शेयरों के उतार चढ़ाव को ये निफ्टी दर्शाता है, ठीक है। इसलिए NSE को निफ्टी 50 भी कहा जाता है, ठीक है, जो NSE है इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का नया संस्करण जो है, इसने अपना नया संस्करण जो है लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, ठीक है, ये इसका नाम है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का नाम है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग एक सॉफ्टवेयर है और इसको किसने जारी किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जारी किया है, ठीक है, या नया संस्करण जो है पेश किया है या लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, ठीक है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जो हैं उन पे है। तो देखेंगे भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं उसमें पहला जो है आपका ध्यान रखिएगा क्रिसिल है। तो क्रिसिल जो है जिसे बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है, फुल फॉर्म जो है इससे इसका जो है पूछ लिया जाता है। और ये क्रिसिल जो है क्या है, ये ध्यान रखिएगा ये जो हमारी है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, ठीक है, क्रिसिल, और इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी और ये जो है भारत की पहली जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक वर्ष बाद जो है इसका जो है परिचालन शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा 1 वर्ष के बाद इसका परिचालन शुरू हुआ था और इसका परिचालन की जो डेट है वो 1988 में शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें, ध्यान रखिएगा येलो में हाईलाइटेड है, ये मुख्य पॉइंट है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके साथ साथ जो है यह विकास नवाचार, पहली बार विकास की बात कर रहा है, नवाचार की बात कर रहा है। इसके मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भारत में रेटिंग डेटा और अनुसंधान विश्लेषण तथा समाधान का अग्रणी अर्थशास्त्र प्रदाता है। यह स्वतंत्र परामर्श, प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है। यह भारत में सरकार, नीति निर्माताओं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अन्य उभरते बाजारों के साथ भी यह काम करता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है हमारा, ध्यान रखिएगा, नाम है हमारा क्रिसिल, ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। स्थापना याद रखनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है वो याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ये 3 से 4 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है दूसरा इसका है दूसरा है हमारा भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी, ये इकरा बोलते हैं इसे। इसको जो निगमित कब हुई थी, ध्यान रखो 1991 में ये निगमित हुई थी और ये भारत में दूसरी जो है सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जिसे RCRA के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, ठीक है। इसे अग्रणी वित्तीय या निवेश संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवाओं की कंपनियों द्वारा एक स्वतंत्र और व्यावसायिक निवेश सूचना और शाख श्रेणी एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है या न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा जो है हमारी एजेंसी जो है वो है हमारी क्रेडिट एजेंसी जो है वो है तीसरा क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ठीक है, जिसे केयर बोलते हैं या केयर के नाम से जानते हैं। केयर की फुल फॉर्म क्या होगा, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ठीक है। इसे वर्ष 1993 में जो है 1993 में इसे स्थापित किया गया था और ये देश की अगली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जो है KR थी। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट जो है रेटिंग एजेंसी क्या है, तो वो है केयर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी मुख्यालय की बात करें तो वो है मुंबई में, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्थान ARC और रेटिंग के जो है रेटिंग के 5 भागीदारों में से जो केयर है वो एक है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्थाएं हैं उनमें जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्थाएं, उनमें जो केयर है ये इसमें जो भागीदारी है वो 5वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लघु उद्योग विकास संगठन, कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। लघु उद्योग विकास संगठन ये भारत में लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी है, जो लघु उद्योग होते हैं उनके विकास के लिए यह उत्तरदायी है। फिर है आंतरिक लेन देन, कंपनियों के भीतर जो गुप्त सूचना के आधार पर शेयरों का जो व्यापार होता है उसे बोलते हैं आंतरिक लेन देन, ठीक है। स्मरणीय बिंदु है, इनको ध्यान रखिएगा फिलहाल के लिए। इसके बाद जो है ऋणदाता, ठीक है, जो है ऋणदाता, तो ऋणदाता आप किससे समझते हैं, क्या जानते हैं ऋणदाता के बारे में, तो ऋणदाता वे लोग होते हैं जो संगठन में निवेश के बदले में ऋण देते हैं तथा शेयर धारक जो है संगठन का हिस्सा होते हैं, तो ये ऋणदाता होते हैं। अतः बांड जो धारक होते हैं तथा शेयर धारक दोनों कंपनियों के जो है ऋणदाता होते हैं, ठीक। बांड धारक पहला जो है हमारा ध्यान रखिएगा, बांड जो धारक हैं और जो शेयर धारक हैं, ठीक है, शेयर धारक ये दोनों ही कंपनी के ऋणदाता होते हैं, ये ऋणदाता के रूप में होते हैं। तीसरा है जो नेक्स्ट है हमारा इसी में, वो है एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसे स्मरणीय बिंदु है, वो है तेंजड़िया, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है प्रश्न। यह तेंजड़िया जो होता है एक प्रकार से सट्टेबाज होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो निकट भविष्य में शेयरों की कीमतों में वृद्धि होने की अपेक्षा करता है और उसे ही तेंजड़िया कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज होते हैं, जैसे तेंजड़िया हो गया और मंदड़िया हो गया, स्टैग हो गया, फिर है लेम डॉग। ये 4 प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज में जो है क्या होते हैं, ये सट्टेबाज होते हैं। तेंजड़िया जो है एक प्रकार से सट्टेबाज है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है सेबी की, थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सेबी जो है हमारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से आपने सुना होगा, कई बार टेलीविज़न या न्यूज़ या यूट्यूब पर आपने देखा होगा। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, सेबी अधिनियम द्वारा की गई थी। इसे संविधान या सांविधिक स्टेटरी बॉडी या स्टेटरी पावर्स जो है दी गई हैं, या सांविधिक पावर जो है या शक्तियाँ दी गई हैं सेबी को। इसके बाद जो है इसी में सेबी के जो मूल कार्य हैं उन्हें देखते हैं। सेबी के जो मूल कार्य हैं उसमें पहला जो कार्य है प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करता है, और दूसरा जो है ये प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन प्रमोट करना तथा उन्हें विनियमित करना होता है सेबी के मूल कार्यों में। और लास्ट हमारा मंदड़िया, ठीक है, जो मंदड़िया है ये क्या है, जैसे मैंने बताया मंदड़िया एक प्रकार से सट्टेबाज होते हैं, 4 प्रकार हैं सट्टेबाज। इसमें जो है ये मंदड़िया जो होते हैं वो होते हैं जो शेयरों की कीमतों में गिरावट की अपेक्षा करता है तथा लाभ कमाने हेतु उन्हें बेच देता है ताकि वह सस्ती कीमतों पर शेयरों को दोबारा जो है इन्हें खरीद सके, ठीक है। तो ये जो है जो पूरा थ्योरी पोर्शन था प्रतिभूति बाजार एवं उद्योग था, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में। यहाँ से कई क्वेश्चन उभर कर आते हैं एग्जाम में, तो इनसे जुड़े हुए अब हम देखेंगे MCQ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिक से या इन जो थ्योरी पोर्शन था। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकल्प डी, ठीक है। IFCI जो है ये साख निर्धारण कंपनी या साख निर्धारण एजेंसी जो है ये नहीं है, ठीक है। बाकी शेष विकल्प जो है ये सभी साख निर्धारण है, लेकिन जो डी विकल्प है ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है पहले क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि निफ्टी जो है ये निफ्टी है, प्रश्न 2 निफ्टी जो है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, ये किससे संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 का,
ऑप्शन डी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो सूचकांक है ये निफ्टी इससे संबंधित है। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा। किसकी स्थापना, किसकी, एनएस की बात कर रहे हैं, एनएसई की स्थापना। तो ये ध्यान रखिएगा 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कभी कभी एनएसई को निफ्टी 50 भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनएसई को किसके नाम से जानते हैं, निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं, 50 और निफ्टी 50 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक है। प्रश्न 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 का, ऑप्शन बी जो है विनियामक संस्था जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है ये एक विनियामक संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जो कि मैंने थ्योरी वाले सेक्शन में कवर किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी प्रतिभूतियों को तरल माना जाता है क्योंकि, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनको तरल माना जाता है क्योंकि। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा सी है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि तीव्र एवं सरल विक्रयशील होती है, इसलिए जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं इनको क्या माना जाता है, तरल माना जाता है, ठीक है। विकल्प सी राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है NASDAQ में दर्ज होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन थी। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न फिफ्थ का, विकल्प जो हमारा है डी ये राइट हो जाएगा। इन्फोसिस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी इन्फोसिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 कह रहा है कि पारंपरिक निधि तथा शेयरों बाजारों या शेयर बाजारों का मूल विनियामक प्राधिकरण किसके पास होता है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का विकल्प सी, ठीक है। सेबी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेबी की स्थापना मैंने बता दी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7th क्वेश्चन कह रहा है वह शेयर दलाल जो शेयर कीमतों में गिरावट की आशंका से शेयर बेच देता है उसे क्या कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इसको डिस्कस किया था, तो क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन 7 का, ऑप्शन जो है वो सी जो है ये राइट हो जाएगा। मंदड़िया जो है इसे बोलते हैं, ठीक है। जो ऐसा दलाल होता है जो शेयर कीमतों में गिरावट की आशंका से जो है शेयर बेच देता है, मतलब उसको अनुभव होता है कि आने वाले समय में या जो है शेयर जो है गिर जाएंगे या इसकी शेयर की जो कीमतें हैं वो गिर जाएंगी, तो इस आशंका से जो शेयर होते हैं उनको ये मंदड़िया जो है जिन्हें बोलते हैं दलाल होता है या सट्टेबाज होता है, इन्हें जो है बेच देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या कहलाती है, ठीक है। एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति जो पत्र ये क्या कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो है विकल्प डी, राजकीय बिल जो है इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नए पूंजी निर्गम में रखे जाते हैं, ठीक है। नए पूंजी निर्गम में जो है रखे जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 9th प्रश्न का ऑप्शन सी, प्राथमिक बाजार में जो है ये रखे जाते हैं। पूंजी बाजार के 2 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा, पूंजी बाजार के 2 पार्ट हैं, मैंने डिस्कस किया हुआ है थ्योरी सेक्शन में। पहला जो हमारा क्या है प्राथमिक बाजार, दूसरा है द्वितीयक बाजार। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि सीडो, ठीक है, सीडो जो है ये किससे संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो हमारा ए है ये लघु उद्योग से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है सीडो, तो ध्यान रखिएगा ये लघु उद्योग से ये संबंधित है सीडो, ठीक है, या जिसे बोलते हैं लघु उद्योग विकास संगठन, ठीक है। सीडो का फुल फॉर्म क्या होता है, लघु उद्योग विकास संगठन, ये सीडो का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए जो है या एक जो है ये राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। तो इसी के साथ कुछ जो है आज का सेशन जो है गाइस समाप्त होता है। तो गाइस अगर सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने चाहते दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी एग्जाम की जो है लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट महत्वपूर्ण सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।